2012. I did my intermediate in 2015 from LS College, and I done my graduation in 2018 from DD LMU Darbhanga. From 14 June 2017, I am working in military engineering services as MTS till 14 December 2022, and from 23 December 2022, I am working in National Institute of Technology, Patna as a junior assistant. Very nice. But while going through your career, it is observed that you have been scoring lesser and lesser marks with the passage of time. In matriculation, you had scored around 80%, which fell to 69%, and which further fell to nearly 65%. So as you are growing your career path, you are scoring lesser and lesser. Why? What's the reason behind it? When you are just you say going above your ladder of academy, you must be scoring higher marks, but you have been consistently scoring lower marks. What's the reason? इसके पीछे सर पहले एक रीज़न ये है कि सर मैं सब सब्जेक्ट में अच्छा था। स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जैसे मैट्रिक में 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो मेरा सभी में मार्क्स अच्छा था, लेकिन इंटरमीडिएट में ISC और उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक होने का मेरा मतलब मार्क्स कम था। Good. Then what is your aim of your life? What do you want to be? I want to be a civil servant. Starting from my career, मेरा सर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सही नहीं था, सो डैट मैं जल्दी जॉब में चला गया, क्योंकि घर वालों का थोड़ा फाइनेंशियल थोड़ा क्राइसिस था। सो 12th के बाद मैं जॉब की तैयारी में लग गया, और लकीली 2 साल बाद मुझे जॉब मिल गया मिलिट्री सर्विसेज में MK पर। तो अच्छा जॉब था, उसको क्यों छोड़ दिया? सर कहाँ पोस्टिंग था? सर मेरा झांसी कैंट में पोस्टिंग था, MTS के पद पर था। उसके लिए सर छोड़ने का 2 कारण था। पहला तो मेरा सर NIT पटना में जूनियर असिस्टेंट के पद पर हो गया था, तो उसमें सैलरी सर MES की अपेक्षा ज़्यादा था, और कैरियर ग्रोथ भी MES की अपेक्षा सर इसमें ज़्यादा था, उसमें जो मैंने देखा उसमें। तो अभी कौन सी परीक्षा पास की है? अभी सर BPSC ऑडिटर का एग्ज़ाम इस बार मैंने पास किया है। उसमें कितने पेपर्स थे? उसमें सर टोटली 4 पेपर थे मेंस में। एक तो सर जनरल हिंदी था, वो क्वालिफाइंग था। इसके अलावा GS पेपर 1, फिर GS पेपर 2 और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल थे। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल? जी सर। व्हाट वेर अदर ऑप्शनल्स? सर अदर ऑप्शनल कॉमर्स एंड मैथ एंड MBA का भी अकाउंट था। मैनेजमेंट का है? जी जी जी। Then what is the basic requirement for being a good auditor? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑडिटिंग के लिए होना चाहिए कि उसको सबसे पहले जो भी ट्रेनिंग्स मिले उसमें वो ट्रेनिंग को अच्छे से पूरा करे, और उसके बेस पे वो ऑडिटिंग करे, तो उनको सही ऑडिटिंग मिल सकता है उससे। और इसके अलावा उसका जो भी उन्होंने थ्रू आउट कैरियर एकेडमिक्स में जो भी किया है उसका वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। What do you mean by account? अकाउंट सर किसी भी संस्थान का या किसी भी संस्था का सर वो एनुअली जो है वो जो खर्चा और आय का उसका वो अच्छा रहा है क्या? उसमें सर लेखा जोखा होता है अकाउंट्स में। The description of it. And what is audit? ऑडिट सर उसका सही से जो भी पैसा आ रहा है उसको सही से सही जगह उपयोग हो रहा है या नहीं, जिस मद के लिए उसको पैसा मिला उसी मद में उपयोग हो रहा है या कोई अदर मद में उपयोग हो रहा है, बेसिकली वही ऑडिट में देखा जाता है सर। What is the difference between audit and accounts? सर ऑडिट में सर जो भी फंड है या जो भी इनकम है उसमें सही से उसका यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, जिस मद में होना था उसको दिखाता है। लेकिन अकाउंट में सर जो भी इनकम और
और जो भी व्यय हो रहा है उसका सर उसका सिर्फ वो लेखा जोखा रखा जाता है, और उसका ऑडिटिंग में क्या होता है, उसका ऑडिट करके देखा जाता है कि सही से फंड यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं उसमें। तो आप MES में जब थे उसका कुछ अकाउंट्स देखे थे? नहीं सर, अकाउंट्स तो नहीं देखे थे, लेकिन हाँ ऑडिटिंग सर होता रहता था वहाँ सर। फ्रिक्वेंटली दो थे, ड्यूअल ऑडिट होता था। एक तो हम लोग खुद का ऑडिट था जिसको AO बोलते थे, अकाउंट ऑफिसर ऑडिट करते थे। इसके अलावा LAO था, लोकल ऑडिट ऑफिसर, वो आके फिर 3 माह में एक बार ऑडिटिंग करते थे। इसके अलावा सर एक्सटर्नल ऑडिटर भी आते थे जो फॉर लखनऊ से कैग लेवल पे आते थे। वो फॉर 2 या 3 साल पे आके 3 साल पे ऑडिट करते थे। उसका फ्रिक्वेंटली ऑडिट होता था उसमें। अच्छा, यहाँ भी आप अकाउंट्स देख रहे हो? नहीं सर, अनुभव यहाँ है? सर इससे पहले सर मैं 6 महीने के लिए स्टेब्लिशमेंट में था, अभी सर डायरेक्टर ऑफिस में पोस्ट हूँ। अच्छा, अकाउंट्स का क्या प्रॉब्लम कुछ है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया? अकाउंटिंग है सर, Is it perfect? Direction in which accounting is done in our country, is it perfect? it is perfect, but few loopholes are there. So we need to fulfill that loopholes. What are the loopholes? सर लूपहोल्स इसमें है कि एक जो अकाउंट्स का जो भी होता है, कहीं कहीं देखा जाता है कि उसका जो जिस मद में है उसका सही से वो नहीं होता है, जिससे हम लोग को लाइबिलिटी मालूम नहीं चल पाता है कि किस फंड में आया तो कितना लाइबिलिटी है। दूसरा सर उसमें UC का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का भी इशू होता है कि फंड आ गया सर, और हम लोग कई बार देखते हैं कि फंड खर्चे होने के बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं हो पाता, जिस कारण से सर जो हायर अथॉरिटी होती है वो फिर फर्दर फंड रिलीज नहीं कर पाते हैं अकाउंटिंग में सर। वो क्या कठिनाई है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं? डांस विभाग के साथ यह प्रॉब्लम ये सर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते ही हाँ सर, इसी कारण उनको फर्दर इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पाता है। जी सर। प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम सर सबसे पहला क्या है कि ऑडिटिंग सर प्रॉपर उसके लिए होना चाहिए। ऑडिटिंग होगा तो पता चल पाएगा कि फंड का कहाँ कहाँ मतलब यूज हुआ है, और उससे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जल्दी सबमिट हो सकता है। अभी सर कैट का रिपोर्ट सबमिट हुआ था विधानसभा में, उसमें पंचायती राज का बहुत सारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग था। और इसके अलावा सर अभी हाल ही में सर बिहार यूनिवर्सिटी का भी सर रूसा के थ्रू जो उनको ग्रांट मिला था उसका भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग होने के कारण सर उनको फर्दर ग्रांट मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके वजह से सर इसमें सर दिक्कत आ रही है। कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी, ऑर्गेनाइजेशंस आर गेटिंग सम डाइवर्सिफिकेशन। I feel some people say that since diversifying, deviating the funds from one account to other account, which is not permitted, which was not provided, and they are not properly utilizing it. That's why they are unable to submit utilization time. ऐसा सर देखा जाता है कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ऐसा तो देखा जाता है कि जो फंड जो है वो एक उससे दूसरे उसमें किया जाता है ताकि फंड को हम लोग किसी भी तरह ख़त्म कर दें। ऐसा सर जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में सर खासकर देखा जाता है कि कोई भी एक मद से दूसरे मद में पैसा ट्रांसफ़र करके उसको यूटिलाइज करने की कोशिश किया जाता है, फिर बाद में सर यूटिलाइज करके जमा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Then who regulates accounting in India? There would have been some organization would be regulating, would be monitoring, would be supervising the accounting procedure in our country. I think CAG is the supreme authority. And at academic level? At academic level, so UGC, I think I'm not sure. And chartered accounts? Chartered accounts are generally Institute of Chartered Accountancy of India. What do they do? वो लोग क्या करते हैं? सर चार्टेड अकाउंटेंट मेनली सर जहाँ जैसे हम लोग इस संस्थान में नहीं हैं, बाहर से चार्टेड अकाउंटेंट आके ऑडिट करते हैं क्योंकि हम लोग उसका ऑडिटिंग सिस्टम नहीं है। तो चार्टेड अकाउंटेंट बहुत सारे संस्थाओं का बाहर से भी ऑडिट करते हैं और फिर वो सबमिट करते हैं फर्दर कैग के लिए। और उसका क्या फंक्शन क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया जो CA का कोर्स कराता है, सर्टिफिकेट इशू करता है, उसका क्या फंक्शन क्या है? सॉरी सर आई एम Then you have selected economics as your optional. Yes sir, economics is optional. Then what is in the curriculum of the economics? Can you describe that? in the examination उसके सिलेबस में क्या क्या है? सर सिलेबस में सर मेनली इंडियन इकोनॉमी और जो इकोनॉमिक थिंकर्स
क्या सर? सर इंडियन इकोनॉमी में सर ये जीडीपी हो गया सर, आरबीआई का फंक्शनिंग, आईएमएफ का फंक्शनिंग, ये सब था। इसके अलावा केन्स का और क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये सब था। Keynes or classic? जी, जी, was जी also there. जी सर। Then, what do you know about Keynes and classic? So classical thinkers of economics are generally वो सर 1929 का जो महामंदी था उसके पहले के लिए उनका मानना था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में, ताकि वो मतलब अपने आप वो इक्विलिब्रियम में व्यवस्था में ला देता है डिमांड एंड सप्लाई को। लेकिन केन्सियन इकोनॉमी का मानना है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है, क्योंकि 1929 के आर्थिक महामंदी में देखा गया था कि जो बाजार था वो पूरी तरह ठप हो गया था, डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस हो गया था। तो केन्सियन इकोनॉमिक्स का मानना है कि उस सिचुएशन में या गवर्नमेंट का कुछ न कुछ कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि बाजार अपने आप खुद को संतुलित कर देता है। Then why is Keynes right? क्या Keynes बिल्कुल सही थे? सर अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो केन्सियन इकोनॉमिक्स ही सभी देशों में फॉलो हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ न कुछ रेगुलेशन है ही इकोनॉमी में। हर देश में कुछ न कुछ रेगुलेशन है डिमांड और उसमें। So what your opinion regarding employment scenario in our country? भारत में जो रोजगार की जो परिदृश्य है उस पर आपकी क्या राय है? क्या सर भारत में जो रोजगार की परिदृश्य है उसके सर मेनली कारण है कि यहाँ स्किल नहीं हो पाता है युवाओं में। इसके अलावा अदर रीजन्स का जैसे बिहार का है तो सर यहाँ मौसमी रोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे है और एग्रीकल्चर के बाद लोगों के पास रोजगार होता नहीं है। एग्रीकल्चर मंथ में ही रोजगार मिल पाता है उनको, तो मौसमी रोजगारी का सामना करना पड़ता है। देखिए ये तो कहने की बात है, ये सब सीखी दिखाई कर जाती है। अभी तो बिहार में एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं ही नहीं, गाँव में किसी को कोई मजदूर मिलती नहीं, जी सभी पलायन कर चुके हैं, जी बाहर जा चुके हैं। उसका सर आप खेती हुई हाँ सर, हाँ। खेती बाड़ी कुछ है आपकी? यस सर, कुछ खेती बाड़ी है वहाँ तो मजदूर मिल नहीं रहा है। हाँ सर, मजदूर वहाँ मिल नहीं रहा है, सभी चले लेकिन गए हैं गाँव लेकिन से। सर उनका सर मांग रहता है कि रेट हमको ज़्यादा चाहिए सर। अभी भी मजदूर है लेकिन उनका रेट के वजह से वो लोग मतलब काम करने से मना करते हैं। नहीं, रेट के बारे में आपने स्टडी कुछ किया है कहीं बात? तो कहाँ? झांसी में गए? जी सर। तो झांसी में अर्बन एरिया में ही आपका ऑफिस है, जी तो वहाँ रेट के बारे में आपकी जानकारी प्राप्त की? क्या रेट वहाँ चल रहा है हाँ सर, 450 था वहाँ। और यहाँ कितना चल रहा है? यहाँ सर लोग 450 देने को राजी होते नहीं, खासकर ग्रामीण एरिया में। ग्रामीण एरिया में तो है ही नहीं, ग्रामीण एरिया में तो मजदूर मिल नहीं रहा है। जी सर। आप इस बात को मानते हो? जी सर, जी हम सर। लोग भी इस बात को जानते हैं। जी सर। ग्रामीण एरिया, शहरी एरिया में भी मजदूर नहीं मिल रहा। जी किसी को काम करने के लिए किसी व्यवसायी से आप बातचीत कीजिए जी सर। तो फैक्ट है कि उनको मजदूर नहीं मिल रहा। जी सर। हम लोग सारे लोगों से ट्रेडिंग सेक्टर में आप चले जाए, पूछिए कि आपको काम करने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसका काम करने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या है? कंफ्यूज सिचुएशन है। एक तरफ हम लोगों को काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ लोग कर रहे हैं बेरोजगारी है। हम ये जितने दुकानदार लोग हैं, व्यवसायी लोग यहाँ हैं, उनसे मिलिए कि आपकी क्या क्या कामगार लोग मिल रहे हैं आपको, तो वो बताएगा कि नहीं, कामगार लोगों को नहीं मिल रहा। और फिर भी लोग कह रहा है कि बेरोजगारी है। इसका क्या कारण है? जो डायलेमा है, जो पैराडॉक्स है, एक तरफ जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं और दूसरी ओर लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। ये डायलेमा क्या है? या सर इसमें डायलेमा क्या कर सकते हैं? इसका ये हो सकता है सर कि जो काम करने की इच्छुक है वो जैसे कोई स्किल लेबर है, उसको अगर कोई दूसरा काम मिल रहा है तो वो तो कर नहीं पाएगा उसके लिए। स्किल लेबर सर जो उसके लायक काम होगा वही करेगा। नहीं, देखिए स्किल लेवल अभी क्या है, एक प्रैक्टिस हो गया है लोगों में कि हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है, वोकेशनल एजुकेशन की कमी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सब जगह वोकेशनल एजुकेशन है। आज जितने कॉलेजेज हैं सबों में वोकेशनल एजुकेशन की पढ़ाई है, BBA की पढ़ाई हो रही है, BCA की पढ़ाई हो रही है, मार्केटिंग की पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है। तो वहाँ तो है ही। और अगर आइए जो हमारे यहाँ ITI जो है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लार्ज नंबर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, पब्लिक सेक्टर में भी हैं। वे लोग तो पूरा स्किल फॉर्मेशन ही कर रहे हैं, स्किल दे रहे हैं। बिहार सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसका काम ही है स्किल
क्रिएट करना लोगों को। नहीं सर, उसके बावजूद भी हम लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं सर उनमें शिक्षा की कमी तो नहीं, हम जो समझ रहे हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं उनमें स्किलिंग की कमी है। क्या है कि अगर NIRF का डाटा देखा जाए सर, तो उसमें हमारे NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF जी सर, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो उसमें सर हमारे बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एक भी यूनिवर्सिटी को सर उसमें मतलब जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनको सर जगह दी गई है। इसके अलावा रैंकिंग अलग से, और सर उसमें जो NAC का गुणवत्ता वाला जो है, उसमें हम लोगों के पास एक भी A+ ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। तो सर बिल्कुल उसमें सही। हाँ, तो सर उसमें इम्प्रूवमेंट की सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ People have degrees but they have no knowledge. जो नो नॉलेज ये सर, तो उसमें सर ज़रूरत है कि उसको सुधार करने का। और टीचर स्टूडेंट रेशियो को बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारे वैकेंसीज खाली है टीचर्स की, तो उससे स्किलिंग और एक तरह से डिग्री तो मिल जा रहा है, लेकिन जॉब में कमी आ रही है। वो अपने स्किल नहीं हो पा रहे कि जो उस जॉब को पा सके। इसके लिए बिल्कुल सही। एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोगों के पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है। इतने जो कमीशन है पूरे ऑल इंडिया लेवल के हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया है, AICTE है, तो सब लोगों का ऑब्जर्वेशन यही है कि और स्टूडेंट्स हैव डिग्री बट दे हैव नॉट वेरी it is not so for 100% cases, but in majority of the cases, our students do have degree but they have no knowledge. They are not employable. एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं। सरकारी क्षेत्र में तो चले जाएंगे जहाँ बिना काम किए वो वहाँ को देखा नहीं जाता है कुछ, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर, वहाँ तो काम करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एजेंसी जो है आपका है फिक्की में स्टडी करवाया है, तो उन लोगों का पाना है कि भाई हमारे जो युवक लोग हैं उनकी इनके प्रकार डिग्री ऑब्टेन कर रहे हैं लेकिन नॉलेज उनको नहीं है, हम लोग उसमें इम्प्लॉयबिलिटी नहीं पा रहे। जी सर, इसके लिए भी सर है कि अपने यहाँ सर जो भी बिहार की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें सर प्लेसमेंट का भी इशू होता है कि ग्रेजुएशन और उसके बाद प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है लोग बच्चों की। प्लेसमेंट के तो वही कह रहा है कि इम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। जैसे DU में और जो भी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है उनमें सर प्लेसमेंट का भी रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है? बिहार का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या यह ग्रोथ इंक्लूसिव है या विकास की लाने वाला है? बिहार सरकार की जो नीति है क्या यह विकासोन्मुख है, ग्रोथ ओरिएंटेड है? बिहार सरकार की अभी जो नीति है सर ग्रोथ उन्मुख बोला जा सकता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में देखा जाए तो एजुकेशन में हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो, बढ़ोतरी पर देखने को मिली है। बिहार 10% के ऊपर से ग्रो कर रहा है। तो बाय एंड लार्ज सर कहा जा सकता है कि बिहार में भी सर ग्रोथ अभी और पॉसिबल है, लेकिन अभी तक ग्रोथ हो रहा है, सही ट्रैक पर चल रहा है। ट्रैक पर सही है सर। और उसको और तो मतलब तेज़ी से जो भी लक्ष्य है उसको पाने के लिए। और नेशनल लेवल पर क्या की स्थिति है? देश में जो आर्थिक योजनाएं चल रही, जो आर्थिक कार्यक्रम चल रहे हैं विकास के, उसके बारे में आपकी क्या राय? क्या वे सही दिशा में चल रहे हैं? हाँ सर, नेशनल लेवल पर भी देखा जाए तो सही दिशा में चल रहा है। यूथ के लिए स्किलिंग हो गया सर, जो भी FDI जा रहे हैं हमारे देश में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो या अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी सरकार जो है प्रोत्साहित कर रही है, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स है वो आके अपना इंडस्ट्री लगाए, इससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके अलावा से यूथ के लिए तो हो ही रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस और किसानों के लिए सर बहुत सारे योजना लाया गया है। उसमें सर खाद के लिए नैनो यूरिया हो गया, इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना, PM किसान योजना, इन योजनाओं के माध्यम से सर सरकार जो है वो सभी क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है सर। और आने वाले टाइम में इससे भारत के विकास की दर सही ट्रैक पर रहने की उम्मीद है सर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। देखिए थोड़ा सा टिप्स भी दे देते हैं, एकदम वही कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा बिहार के बारे में, तो पॉजिटिव वे में रहना है, किसी की निंदा नहीं करना। तो बहुत अच्छा किया, एकदम जो आपका था बहुत, मेरा भी इधर उधर ही है, हल्दी मेरा तो आप सही दिशा में हैं। ठीक है, हमारी शुभकामना आपके साथ है। कुछ और नौकरी करनी कर रही है आप, बहुत अच्छी। ठीक, थैंक यू।